दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उस युग में जब एक सामान्य कुल का व्यक्ति इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। वह था महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक, जिसने मगध को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाया। एक ऐसा राजा जिसे कुछ लोग प्रथम महान शासक कहते हैं तो कुछ निर्मम योद्धा। इस वीडियो में हम महापद्मनंद के जीवन, उनके युद्धों, साम्राज्य विस्तार और उस युग के सामाजिक धार्मिक परिदृश्य को जानेंगे। तो तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक गाथा के लिए। साथियों, यह कहानी शुरू होती है लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब मगध का हर्यंक वंश अपने अंत की ओर था। महापद्मनंद का जन्म एक साधारण कुल में हुआ था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में उन्हें नाई या नाई ठाकुर कुल का बताया जाता है, जबकि पुराणों में उन्हें शूद्र वंश का कहा गया। उनके पिता कुछ स्रोतों के अनुसार एक नाई थे और उनकी माता एक शूद्र परिवार से थी। लेकिन कहा गया है ना कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। यह बात महापद्मनंद के लिए सही है। वह एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदासक, जो कमजोर और अक्षम थे, को हटाकर महापद्मनंद ने सत्ता हथिया ली। उन्होंने मगध में महान नंद वंश की नींव रखी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकार रामशरण शर्मा अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में लिखते हैं कि महापद्मनंद का सत्ता में आना सामाजिक गतिशीलता का प्रतीक था। इसका अर्थ है कि उस समय व्यक्ति अपनी प्रतिभा से किसी भी पद पर पहुंच सकता था, जबकि आगे चलकर यह संभव नहीं था कि निम्न कुल का व्यक्ति शासक बन सके। महापद्मनंद को इतिहास में एक छत्र सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह राजा जो कई राज्यों को एक छत्र के नीचे लाया। उन्होंने मगध को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। इसी प्रकार भगवान परशुराम के बारे में कहा गया है कि उन्होंने समस्त क्षत्रियों का नाश किया। महापद्मनंद ने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, हैहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मिथिला और शूरसेन जैसे शक्तिशाली क्षत्रिय वंशों को पराजित किया। महापद्मनंद ने कलिंग, आधुनिक ओडिशा, पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में इस विजय का उल्लेख है। उनकी विशाल सेना, जिसमें लाखों सैनिक, घुड़सवार और युद्ध हाथी शामिल थे, उस समय की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में बताते हैं कि महापद्मनंद की सैन्य शक्ति और रणनीति ने उन्हें प्राचीन भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक बनाया। महापद्मनंद ने न केवल युद्ध जीते बल्कि अपने साम्राज्य को संगठित भी किया। उन्होंने कर प्रणाली को मजबूत किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। महापद्मनंद ने पाटलिपुत्र को न केवल मगध की राजधानी बनाया बल्कि इसे प्राचीन भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर बनाया। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर व्यापार, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र बन गया। उन्होंने किलों का निर्माण करवाया और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उनकी नीतियों ने मगध को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया, जिससे बाद में मौर्य साम्राज्य की नींव तैयार हुई और वे लंबे समय तक शासन कर सके। इतिहासकार डी कौसाम्बी अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखते हैं कि महापद्मनंद का शासनकाल भारत में शहरीकरण और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की शुरुआत का प्रतीक था। महापद्मनंद का युग धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। वह बौद्ध और जैन धर्मों के समकालीन थे। हालांकि स्रोतों में उनके धार्मिक झुकाव के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जैन ग्रंथ जैसे उववई सूत्र उनके जैन धर्म के प्रति समर्थन का उल्लेख करते हैं। महापद्मनंद के समय बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध भिक्षु सक्रिय थे और यह शहर बाद में मौर्य काल में बौद्ध धर्म का केंद्र बना। महापद्मनंद ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैन परंपराओं के अनुसार महापद्मनंद ने जैन तीर्थंकरों के प्रति सम्मान दिखाया। उनकी नीतियों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इतिहासकार एल बाशम अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं कि महापद्मनंद का शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास का युग था। महापद्मनंद को इतिहास में दोहरी छवि के साथ देखा जाता है। कुछ स्रोत उन्हें क्रूर और लालची शासक बताते हैं, जो धन संग्रह और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। पुराणों में उन्हें शूद्र क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। लेकिन दूसरी ओर उनकी नीतियों ने मगध को एक ऐसी शक्ति बनाया जिसने भारत में साम्राज्यवाद की नींव रखी। दोस्तों, कुछ भी हो,
लेकिन महापद्मनंद केवल क्रूरता और लालच से इतने बड़े साम्राज्य का शासक नहीं बन सकता है। मुझे लगता है कि कुछ विशेष वर्ग के इतिहासकारों ने महापद्मनंद की इमेज धूमिल करने का प्रयास किया है। उनके शासनकाल में कर संग्रह और सैन्य संगठन की व्यवस्था ने बाद के मौर्य शासकों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक अर्ली इंडिया फ्रॉम द ऑरिजिन्स टू AD 13 में लिखती हैं कि महापद्मनंद का शासन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का प्रतीक था, जहां कुल और वंश की बजाय योग्यता और शक्ति महत्वपूर्ण हो गई थी। महापद्मनंद की मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि उनकी मृत्यु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में हुई। उनके बाद उनके पुत्रों, जिनमें धननंद प्रमुख थे, ने नंद वंश को आगे बढ़ाया। हालांकि नंद वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य की रणनीति के कारण हुआ। महापद्मनंद की सबसे बड़ी विरासत थी मगध को एक विशाल और संगठित साम्राज्य के रूप में स्थापित करना। उनके द्वारा बनाई गई सैन्य और प्रशासनिक नींव ने मौर्य साम्राज्य के उदय को संभव बनाया। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री अपनी पुस्तक एज ऑफ द नांदास एंड मौर्यास में कहते हैं कि महापद्मनंद ने भारत में साम्राज्यवादी शासन की नींव रखी, जिसने मौर्य काल की भव्यता को जन्म दिया। महापद्मनंद के शासनकाल में भारत में शहरीकरण और आर्थिक विकास ने गति पकड़ी। पाटलिपुत्र एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया, जहां गंगा नदी के रास्ते व्यापार फला फूला। उनकी कर प्रणाली और धन संग्रह की नीतियों ने मगध को आर्थिक रूप से मजबूत किया। सामाजिक स्तर पर उनका निम्न कुल से सत्ता तक पहुंचना उस समय के समाज में बदलाव का संकेत था। यह युग वर्ण व्यवस्था में लचीलापन और नए शासक वर्ग के उदय का प्रतीक था। इतिहासकार राधाकुमुद मुखर्जी अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि महापद्मनंद का शासनकाल आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण दौर था। तो दोस्तों, यह थी महापद्मनंद की कहानी, एक ऐसी गाथा जिसमें एक निम्न कुल का व्यक्ति भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना। वह एक योद्धा थे जिन्होंने युद्धों से साम्राज्य बनाया और एक प्रशासक जिन्होंने मगध को संगठित किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महत्वाकांक्षा और मेहनत किसी भी बाधा को पार कर सकती है। साथियों, महापद्मनंद का शासन मगध राज्य का स्वर्णिम अतीत है, लेकिन इतिहासकारों ने इसे वह स्थान नहीं दिया जो इसे मिलना चाहिए। इसका कारण महापद्मनंद का शूद्र होना हो सकता है। वहीं आगे चलकर जब मगध की सत्ता पर पुष्यमित्र शुंग का शासन आता है, तो इतिहासकार उसे प्रतापी और महान शासक की संज्ञा देते हैं। साथियों, क्या महापद्मनंद एक क्रूर शासक थे या एक दूरदर्शी सम्राट? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐतिहासिक गाथा। तब तक के लिए नमस्ते।